देखो बेटा, आज बिल्कुल स्पीड बहुत कम रखेंगे, आराम आराम से। आज 3 टॉपिक, आधे आधे घंटे के 3 टॉपिक करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों से एक एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 3 टॉपिक आधे आधे घंटे के, और आराम से साथ साथ क्रॉस क्वेश्चन कर लिया करो। अगर कोई बात समझ में ना आवे कि सर ये दोबारा बता दीजिए कैसे हुआ क्या हुआ। पॉइंट आपका लिखवा है, सबसे पहला पॉइंट है आपका अटैकिंग रिएजेंट। साथ के साथ नोट करेंगे बेटा, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रिएजेंट में पहला रिएजेंट आपने लिखना है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। आपको पता है इलेक्ट्रो का मतलब तो बेटा इलेक्ट्रॉन हो ही गया ना, ये तो हर किसी बंदे को पता। क्योंकि ज्यादा ना लैंग्वेज डिक्टो नहीं याद किया करते, कॉन्सेप्ट क्या है उसको याद करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं याद। और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट होंगे उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कर। उधर फिलिक का मतलब भी लविंग है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन है, आप है ना। तो जहाँ फाइल है उसका मतलब लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आपके इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। लिखते क्या है, आ रिएजेंट, आ रिएजेंट which can accept a pair of electron, a pair of electron during a chemical reaction, during a chemical reaction, during a chemical reaction is called electrophile, electrophilic reagent, electrophilic reagent। तो एक सिंपल सी बात है, आपको लैंग्वेज कैसे याद रखनी बेटा, अपना सिंपल वर्ड में क्या रखना कि जो भी रिएजेंट किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो भी होगा उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो सिंपल सी बात याद रखना है आपको, डेफिनेशंस क्या कुछ भी इस टाइप से नहीं सोचना, बस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। लेगा हमेशा किससे, जो देने वाला होगा इलेक्ट्रॉन पेयर वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पर अगर मैं NU नेगेटिव लिखता हूं और प्लस यहाँ E प्लस लिखता हूं तो देने वाला ये अपना पेयर है, देने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है और लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ आपका NU सिंगल बॉन्ड आपका E बना है। तो आपको यही सोचना कि अच्छा ठीक है सर, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या जिसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की हो उसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहेंगे। तो देने, लेकिन जो भी पेयर डोनेट करेगा उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, जो लेगा उसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो यहाँ आप क्या कह रहे हो, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय E पॉजिटिव और या सिंपल E आपका, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को E पॉजिटिव या E से डिनोट करेंगे। E पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और केवल E का मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आपका। तो ये भी आपका टू टाइप्स का होगा बेटा, ये भी आपका टू टाइप्स का होगा। एक आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके पास, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अगर यहां में Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव,
उसके बाद फिर आपका NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हुए बेटा आपके इलेक्ट्रोफाइल है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आपका इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बात याद रखनी है, नोट करके लिखा करते हैं कि नोट में ये बात लिखा करते हैं। मैं क्या कहता हूं, देखिए अगर आपके पास यानी फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं, जैसे आपका Li+ हो गया, Na+ हो गया, K+ हो गया, इनका ऑक्टेट क्या है बेटा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। Mg2+ हो गया, Al3+ हो गया और NH4+ आपका हो, NH4+। अब इन पे चार्ज तो पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते। एल्कलाइन कैटायन ऑफ एल्कली अर्थ मेटल एंड कैटायन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो कैटायन है, कैटायंस है, पॉजिटिव चार्ज है, बट वो कैटायंस होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते। उसके बाद फिर मैंने आपके सामने लिखा NH4+ लिखा बेटा। अब NH4+ को मैं क्या कह रहा हूं कि NH4+ भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम, NH4+ मैं लिख रहा हूं स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने, इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए पॉइंट, ये N है, इसके साथ एक H यहां जुड़ा, एक H ये जुड़ा, एक H ये जुड़ा, तो एक H आपका ये जुड़ा। ये बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है, ये किसका पॉजिटिव चार्ज है, किस कोई से H का पॉजिटिव चार्ज है या N पे होना चाहिए ये पॉजिटिव चार्ज, N का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि N अपना पेयर दे रहा था किसको, H को। ठीक है, तो ये चार्ज किसके पास है पॉजिटिव, N के पास। क्योंकि अगर आप यहां देखते हैं कि अमोनिया आपका है, ये आपका अमोनिया है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन का है, यहाँ आपके पास प्रोटॉन है, तो ये अपना पेयर इसको डोनेट, तो पेयर कौन डोनेट करने वाला, N है। N जब अपना पेयर डोनेट कर रहा तो N के पास चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। N के पास चार्ज आपका पॉजिटिव। अब मैं कह रहा हूं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा। क्यों भाई जोया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या कहेंगे, ड्यू टू अब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो जब इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा कहां, कहीं भी नहीं लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है। अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं आपसे PH3+ कहूं, PH4+ कहूं बेटा, फॉस्फोनियम आयन कहूं, ये तो अमोनियम आयन था, मैंने PH4+ कहा आपसे, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल। NH4+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, PH4+ इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि PH4+ में आप क्या देखते हैं कि आपके पास फॉस्फोरस है, 15 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये आपका 2 8 5 लिखा, ये तीसरे नंबर का सेल्स है, जितने नंबर का सेल्स है उसमें सब सेल उतने ही होंगे बेटा, SPD। तो यहाँ आप क्या लिख रहे हो, 3S2 3P3 लिख रहे हो, और आपका 3D तो वैकेंट है, वैकेंट है। तो P में भी अगर इलेक्ट्रॉन्स आप पेयरिंग कर देंगे तो P में भी आप इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो वहां भी एक खाली हो जाता है पेयर, P ऑर्बिटल्स भी खाली हो जाता है। तो जिसके पास खाली ऑर्बिटल्स होंगे वहीं तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया जा सकता है। तो यानी PH4+ में P के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम। और ये आपके सारे के सारे इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि Na की तो टेंडेंसी होती है अपना इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, लूज करना और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि इसकी टेंडेंसी अब इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की नहीं है, क्योंकि तो स्टेबल है। अब कोई अगर स्टेबल है तो अनस्टेबल होना क्यों पसंद करेगा, कोई अगर अमीर है तो गरीब होना क्यों पसंद करेगा, तो ये स्टेबल है तो स्टेबल है तो अनस्टेबल होना क्यों पसंद करेगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन पेयर लेना नहीं है। तो ये आपको याद रखना कि जो आपके फर्स्ट ग्रुप की एल्कली मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप की एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनमें एक आपका Al+, Al3+ भी है, एक NH4+ भी है,
तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते। नहीं तो आपको रटा देते हैं क्या कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बट ये बात नहीं याद रखनी कि सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं है, ये बात याद रखनी कि ऐसा नहीं है कि सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे, नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद पहला पॉइंट आपको पता चल गया। ठीक है जी, ये बात हमें नोट कर ली है, ये आपने बता दिया तो ये नोट करके रखेंगे। उसके बाद फिर आपका है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। बेटा न्यूट्रल आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में जब आप देखते हैं तो केवल ई लिख रहा हूं, चार्ज तो इसमें नहीं है। CO2 लिख रहा हूं बेटा, SO3 लिख रहा हूं, PCl5 लिख रहा हूं, SnCl2 लिख रहा हूं और ZnCl2। यानी वे सभी मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी p या d ऑर्बिटल्स होगा, एम्प्टी p या e ऑर्बिटल्स होगा। PCl5 है, PCl5 के पास खाली p और d ऑर्बिटल्स है। इनके पास कैसे देखते हैं इन्हें आप? CO2 को इलेक्ट्रोफाइल, SO3 को इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहते हैं? CO2 की जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो C डबल बॉन्ड आपका O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। इधर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के हैं बेटा। तो ऑक्टेट ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, कार्बन का भी कंप्लीट है। तो फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा कैसे ये? अभी क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर जो भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जो या CO2 में तो C का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, O का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कैसे कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कैसे कर रहा है? क्योंकि देखो रिएक्शंस जब भी कभी होती है, कोई अपने घर में आराम से बैठा है, क्या वो किसी के साथ लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। जब तक उसके साथ आके कोई छेड़खानी नहीं करेगा तब तक वो किसी को कुछ नहीं करेगा, या कह देगा वैसे बिना मतलब के नहीं कर सकता। तो CO2 बेटा, लेकिन CO2 के पास जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ ये भी परेशान होगा। परेशान कैसा होता है इसमें? यहाँ का अगर मैं C डबल बॉन्ड, ये आपका इसका मतलब आप समझते होंगे, इस एरो का मतलब, इस कार्व नोटेशंस का मतलब समझते होंगे, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लेकिन कब होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तभी होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। जब तक कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका जनरेट ही नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका अकर्स होगा, अगर प्रोड्यूस होगा, तो तभी होगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी मॉलिक्यूल्स पर आकर अटैक करेगा। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला होता है, तो यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स किस पे जाते हैं? हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाते हैं। सी पे चार्ज कैसा हो गया? सी पे चार्ज पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज जहां भी कहीं आ जाएगा तो इसका मतलब वहां पर वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। उधर O का ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर वाले O का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट C के चारों तरफ अब 6 इलेक्ट्रॉन है। C के चारों तरफ अब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका ले सकता है। तो कैसे हुआ? हाँ ठीक है। तो अब मैं क्या कहूंगा, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर पाई बॉन्ड होगा, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर पाई बॉन्ड होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर, अब आपका S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है सल्फर के पास, 3 पाई बॉन्ड है। तो मैंने कहा किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपका SO2 की बात करता हूं, SO2 की जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो S डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका O। तो S के पास क्या हो गया? पाई बॉन्ड हो गया जी, मल्टीपल बॉन्ड हो गया। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कॉन्सेप्ट है, याद कर ली। ठीक है?
अगर मैं आपसे कहूं BCl3, एक मेरे पास BCl3 है, एक मेरे पास PCl3 है, वे दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे या कोई सा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? कौन से वाला? दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। देखो क्या दोनों एक ही ग्रुप के हैं कोई ये? तो फिर दोनों को कैसे एक कैटेगरी में क्यों रख रहे हो? BCl3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, है ना? देखिए जब आपसे इनऑर्गेनिक पढ़ाई होगी, इनऑर्गेनिक में आपसे पढ़ाया है, कैसे ध्यान से देखते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। मैंने क्या कहा, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 हैं बेटा, पता है 5 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के पास हर किसी बंदे को पता है, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। और क्लोरीन के पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 7, और 3 Cl हैं। तो 7 3 जा कितना हो गया? 21 हो गया। और इसको जब आपने जोड़ा तो कितना हो गया? 26 हो गया। तो 26 PCl3 में टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन PCl3 कितने हैं? 26 हैं। अब 26 आपने तो केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने कितने हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पहले डिवाइड करो 8 से, 8 3 जा 24, फिर जो बचा उसको डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2। तो मैं क्या कहता हूं, पहले तो आपने ऑक्टेट रूल को फॉलो कराया और फिर आपने डबलेट यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कराया। 8 से डिवाइड करने पर जो आंसर आता है इतने सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा। किसी मॉलिक्यूल्स के टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा इतने सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। और फिर अगर कोई रिमाइंडर आपका रहता है उसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर जो आंसर आपको मिलता है इतने लॉन पेयर होते हैं, LP होते हैं। क्या होते हैं? LP। तो इसका मतलब लॉन पेयर प्रेजेंट है किसके पास? PCl3 के। तो जब PCl3 के पास लॉन पेयर प्रेजेंट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल कहां से हो गया? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन पेयर किसी को देगा। और जो लॉन पेयर डोनर होते हैं वो तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। यही तो बात है बस। एक लॉन पेयर डोनर है तो एक लॉन पेयर एक्सेप्टर है। जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो तो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो लॉन पेयर डोनर हो वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो PCl3 तो आपका न्यूक्लियोफाइल में पढ़ेंगे अभी हम। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये अगर आपको ये बात याद रखनी, कॉन्सेप्ट याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट याद रखी तो 3 और 1 आपका 4 हो गया। टोटल आंसर कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल्स आपको मिक्स करने हैं, एक S मिक्स करना, 3 P मिक्स करने। और ऐसे मिक्स करने पर आपको देखा कि टोटल आपके पास क्या हुआ? sp3। तो PCl3 में P के पास हाइब्रिडेशंस क्या हो गया? sp3 हो गया। तो हाइब्रिडेशंस का पता चल गया, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया, सिग्मा बॉन्ड का भी पता चल गया। क्योंकि कभी कभी आ जाता है क्यों नीट में क्वेश्चन, अक्सर थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कि जो हर कोई करता है। अगर कोई आपसे कहता है कि XeO2F2 में Xe के पास कितने LP है, कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या XeO2F2 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो इसका वही तरीका जो मैंने आपसे बताया, सिंपल सा तरीका है, कैसा तरीका लगाओ उसमें निकाल दो, फिर पता चल जाता है। तो आपका BCl3 की बात करते हैं बेटा, किसके? BCl3 की। BCl3 में बोरॉन के पास अगर हाइब्रिडेशंस BCl3 में B पर हाइब्रिडेशंस देखते हैं तो क्या होगा? sp2। क्या होगा? sp2 होगा इसके पास हाइब्रिडेशंस आपका। और sp2 हाइब्रिडेशंस होने के वजह से, यानी क्या कह रहे हो आप? sp2 हाइब्रिडेशंस है जी, तो इसका मतलब एक p ऑर्बिटल्स आपने नहीं लिया, नहीं मिक्स किया, तो p ऑर्बिटल खाली है। तो BCl3 में बोरॉन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया जा सकता है। और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया जा सकता है तो BCl3 क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज
एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। चार ऑप्शन आ गए, चारों में से कौन सा स्पीसीज आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है? तो आपको ऐसे सर्च करने हैं। इलेक्ट्रोफाइल आपके टू टाइप के हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गया, दूसरा आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये मैंने आपसे बता दिया कि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर अगर पाई बॉन्ड है तो भी इलेक्ट्रोफाइल, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल वैकेंट हैं तो भी इलेक्ट्रोफाइल। कोई बात पूछनी हो तो पूछें, फिर आगे चलते हैं। 2 से 2 पॉइंट। इलेक्ट्रोफाइल क्लियर हो गया। 2 टाइप्स का होता है, एक आपका, और दोनों केस आपको पता चल गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये कोई गारंटी नहीं है केमिस्ट्री में कि हाँ जहां भी कहीं तुम्हें पॉजिटिव चार्ज नजर आया और पॉजिटिव चार्ज के नजर आने मात्र से ही वो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ऐसा नहीं है। देखना पड़ता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी या नहीं लेगा। आगे चलते हैं पॉइंट। कभी सोचते हो आप लोग इस बात को कि हाँ इलेक्ट्रोफाइल किसी साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? ये इलेक्ट्रोफाइल वर्ड की डिस्कवरी कैसे हुई, या कुछ लोगों, कुछ साइंटिस्ट लोगों के रिसर्च के दौरान ही ये टर्म आपका जनरेट हुआ? बट वो आपको नहीं सोचना है, वो बाद की बात है। वो तो हम जैसे टीचर्स को पता होना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रोफाइल के डिस्कवरर कोई नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का जन्म जन्म कैसे हुआ, है ना? ओ ए ओला करके केमिस्ट हुआ था, उसकी रिसर्च वर्क थे, उसके आधार पर फिर एक टर्म आपकी जनरेट हुई थी। तो ये तुम्हें नहीं याद रखना, तुम्हें तो सीधी सीधी बेसिक सी बातें याद रखनी। आगे चलें। पॉइंट आपका सेकंड है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपका या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो वर्ड किससे आया बेटा? न्यूक्लियस से आया, और फाइल फिर वही आपका लविंग आया। तो न्यूक्लियस लविंग जो होते हैं रिएजेंट, उनको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्रिस्टो क्लेक इन गोल्ड, क्रिस्टोफर इन गोल्ड था जिसने इस टर्म को दिया था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, उन बातों में नहीं आपको जाना, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। तो न्यूक्लियस लविंग जो होगा, और न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जैसा हम किसी के बारे में पता करते हैं कि किस थिंकिंग का बंदा है, हमारे केमिस्ट्री में सोचते हैं जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो सोचता है अरे नहीं एग्जाम तो निकल जाएगा। तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, पॉजिटिव, उनको सेंटर में स्थान मिलता है। एटम है, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन कौन धक्के खा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव थिंकिंग के हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग वाले स्टेबल थोड़े होते हैं बंदे, घूम रहे होते हैं धक्के खा रहे, काट रहे चक्कर। लेकिन प्रोटॉन कहाँ है? सेंटर में। क्यों? प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग तो सेंटर में ही उनको जगह मिलती है, और सोच उनकी सीधी होती है। कहाँ यार कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एग्जाम निकालना है तो नॉर्मल सी बात है। तो जब नॉर्मल सी बात है तो पढ़ेंगे उसके अनुरूप तो एग्जाम भी निकल जाता है। तो क्या कहें, न्यूक्लियस लविंग है, और न्यूक्लियस पे सेंटर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसका मतलब इस पे चार्ज, जब ये न्यूक्लियस लविंग है, जब इसे न्यूक्लियस से लगाव है, और न्यूक्लियस में चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तो खुद कैसा रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। भैया पॉजिटिव चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो खुद नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगा। तो क्या कहेंगे? एन रिएजेंट विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां एक्सेप्ट लिखा, सेम डेफिनेशन है, जहां एक्सेप्ट लिखा पहले वहां क्या लिख देंगे? डोनेट। ठीक, सेम लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करनी। एक्सेप्ट की जगह क्या लिखेंगे? डोनेट लिखेंगे। अ रिएजेंट विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। फटाफट उतार दिया करो एकदम से, जहां एक्सेप्ट लिखा हुआ उसकी जगह क्या लिखेंगे? डोनेट लिखेंगे। तो जो भी रिएजेंट किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, उसे क्या कहेंगे आप? ठीक है भाई। तो reagent which can donate a pair of electrons during a chemical reaction is called न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आपने लिखा, नंबर पहला आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज।
तो इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, इसमें ऑल द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, कहीं भी नेगेटिव चार्ज नजर आ गया वो तुरंत आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव चार्ज आते ही आपका Cl माइनस है, Br माइनस हुआ, I माइनस हो गया, CH3 आपका नेगेटिव हुआ, OH नेगेटिव हुआ, और ये NO नेगेटिव जहां भी कहीं आपको आ रहा है। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज सारे आपके क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। फिर यहां आपने एक केवल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिखना है। न्यूट्रल में आपके पास NH3 हुआ, NH3, उसके बाद फिर आपका H2O, H2O के बाद आपका CH3OH, CH3NH2, उसके बाद फिर आपका PCl3, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा एम्बिडेंट, AMBIEENT, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो या क्या होते हैं बेटा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, हाँ हाँ, दैट न्यूक्लियोफाइल विच हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम, जिसके पास टू डिफरेंट डोनर एटम होंगे। इसके बारे में पहले उतारो आराम से, फिर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिखवाऊंगी। पहला वाला उतारो आराम से, नेगेटिव चार्ज स्पेस न्यूक्लियोफाइल, फिर दूसरे वाले को उतारो, फिर तीसरे वाले के बारे में लिखवा रहे हैं लैंग्वेज, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिखवा रहे, लिखें दैट न्यूक्लियोफाइल which having two different donor atom, that nucleophile which having two different donor atom, which having two different donor atom but only one atom, which having two different donor atom but only one atom, but at a time only one atom, but at a time only one atom can donate its pair of electron, can donate its pair of electron। टू डिफरेंट डोनर एटम है, लेकिन जब डोनेट करने की बात है दोनों एक साथ नहीं, साइमल्टेनियसली डोनेट नहीं करेंगे, दोनों कोई सा एक डोनेट करेगा। देखो ध्यान से, C ट्रिपल बॉन्ड N है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N के पास, C के पास भी आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के पास है। अगर कहीं C की आवश्यकता पड़ी तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जब C डोनेट करता है तो आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा हुआ FeCN6 3 नेगेटिव आयन पढ़ा हुआ। ये कब बना, जब C ने अपना पेयर डोनेट करा। जब N डोनेट करेगा अपना पेयर FeNC6 3 नेगेटिव, तो जब N अपना पेयर डोनेट करता है तो ये, जब और C डोनेट करता है तो ये होगा। ठीक है, तो इधर C डोनेट कर रहा, उधर N डोनेट कर, लेकिन मैंने क्या कहा कि दोनों एक साथ नहीं डोनेट करेंगे, यानी कि दोनों आप एक साथ डोनेट करा दें, बाइडेंटेट लाइजेंड्स आपने पढ़ा होगा, बाइडेंटेट नहीं, दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे। जैसे अगर आप यहां देखते हो, आपने जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने पढ़ी थी तो CH2 NH2 ये आपने पढ़ा,
तो यहाँ भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बाइडेंटेट, ये दोनों एक साथ डोनेट करते हैं, दोनों एटम एक साथ डोनेट करते हैं, तो बाइडेंटेट लाइगेंड्स आपका कहलाता। यहाँ इसके पास टू डिफरेंट डोनर एटम तो हैं डोनेट करने वाले, बट एक टाइम में एक ही एटम डोनेट कर सकता है अपने पे। तो Cn नेगेटिव, NO2 की बात करते हैं, N डबल बॉन्ड O, और ये आपका कोऑर्डिनेट ना लिख कर मैं ऐसा लिख देता हूं, नेगेटिव चार्ज। जहां मैं ऐसे सर्कल में नेगेटिव चार्ज लिखता हूं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो यहाँ कितने डोनर एटम हुए आपके? 2 डोनर एटम है। ऑक्सीजन भी अपना पेयर डोनेट कर सकता है, N भी अपना डोनेट कर सकता है, तो ये भी क्या हुआ आपका? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ। SCN की बात करता हूं, SC ट्रिपल बॉन्ड N की बात करता हूं, S के पास नेगेटिव चार्ज, N के पास नेगेटिव चार्ज, तो तीनों एजेंट क्या हुए आपके? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तीनों के पास टू डिफरेंट डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम में एक ही एटम अपना पेयर डोनेट करेगा। उतारो फटाफट तीनों एग्जांपल। क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following species acts as an electrophile? Which of the following species acts as an electron, चलो इलेक्ट्रोफाइल की जगह आप न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अभी अभी पढ़ा आपने, एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शन ए CH3 CH2 पॉजिटिव, ऑप्शन बी COCH3 पॉजिटिव, ऑप्शन सी H3O पॉजिटिव, ऑप्शन डी BCl3 लिख दे। 4 स्पीसीज मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन चारों में से कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल है? मैंने हटा दिया था पहले, मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिखा था ना, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को हटा के न्यूक्लियोफाइल करा। CH3 CO आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि आपने बेटा 12th में पढ़ी थी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दो रिएक्शन पढ़ी थी ना, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी ना। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपने पढ़ा फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जब आप पढ़ते हैं तो एसाइल जो आपका ये जो बी ऑप्शन है, ये उसका इलेक्ट्रोफाइल बनता है। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में COCH3 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो वो तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस का इलेक्ट्रोफाइल है बेटा बी, तो क्योंकि इसका जो ऑप्शन आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O चार्ज पॉजिटिव है, और C के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और जब 6 C के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है भाई। फिर आपका डी तो अभी अभी हमें बताया है, डी तो अभी आपसे बताया था बेटा। अच्छा, नहीं हो सकता क्यों है? कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं, हो क्यों सकता है? हो सकता नहीं, ऐसे बोलते हैं है सर। 20 लेनी है बेटा,
बी के चारों तरफ एक Cl यहां लिखा, एक Cl यहां लिखा, एक Cl यहां लिखा, दो इलेक्ट्रॉन ये हुए आपके, दो इलेक्ट्रॉन ये हुए और दो इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हुए, तो बी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा? 6 हुए। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपका डी तो क्या हुआ? ये तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर है, और इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल है। तो ए भी इलेक्ट्रोफाइल, बी भी इलेक्ट्रोफाइल, डी भी इलेक्ट्रोफाइल, तो बचा क्या? सी बचा है। और सी भी आपका क्यों है आपका? तो आप क्या कह रहे हो? तो इसका मतलब सर हम ऐसे नहीं याद रख सकते कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं। देखो वाटर की स्ट्रक्चर से आपको पता है हर बंदे को, ये आपका H2O है, यहाँ इसके पास ऑक्सीजन के पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ H प्लस आयंस के साथ मैंने इसको ट्रीट किया वाटर को, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपना इसको दे रहा है। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है तो HO इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर पर चार्ज कैसा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके पास। और यहाँ एक पेयर तो वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास एक पेयर तो ज्यों का तो बच गया, दो पेयर में से एक पेयर आपने यूज कर लिया, एक पेयर आपका बच गया। हाइड्रोनियम आयन क्या कहते हैं? H3O प्लस को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन में O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जिस मॉलिक्यूल या जिस स्पीसीज के सेंट्रल एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे न्यूक्लियोफाइल। तो H3O प्लस क्या आपका? छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं वहां, बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। अब देखते क्या कहोगे कि सर ने तो पढ़ाया कि जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का इलेक्ट्रोफाइल है, तो ए बी सी को एक तरफ कर देंगे, फिर ऑप्शन क्या लगा देंगे? डी लगाओ, चलो इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं। लेकिन हमें सोचना ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज वाला भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में कोई बात पूछनी हो तो पूछे, फिर आगे चलते हैं। कोई इसमें बड़ी बात ऐसा नहीं, बस ये याद रखना कि कौन सा स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। क्या ये आपका देखिए एनीलीनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्या? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्या? ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्या? नहीं, क्योंकि एन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका और यानी अभी अभी क्या कहा था? CO2 के पास पाई बॉन्ड है। बड़ा क्या कहोगे सर, ये केमिस्ट्री है क्या चीज है? ये तो बड़ा ही कुछ कंफ्यूजन है इसमें, है ना? कैसे कंफ्यूजन है? अगर मैं लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं लिख रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैं लिखता हूं बेंजीन, तो इनको मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो न्यूक्लियोफाइल है जी। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल है सर। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये यहां पर आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां जमा, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा जमा हो गए, और जहां इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग ज्यादा हो जाती है वो साइट क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफिलिक साइट। जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं जिस जगह पे, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो यहाँ एथीन आपका न्यूक्लियोफाइल है, इथाइन आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि गिरगनार्ड रिएजेंट के बारे में हर किसी बंदे को पढ़ रखा है। गिरगनार्ड रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एसीटोन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? एसीटोन। और गिरगनार्ड रिएजेंट पता है सबको, वेल नोन है, गिरगनार्ड रिएजेंट के बारे में सबको पता है। तो अब गिरगनार्ड रिएजेंट के बारे में बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम, ये तो आपको पता चल गया। अगर कहीं कार्बन के बीच में बॉन्ड डबल या ट्रिपल है, कार्बन कार्बन के बीच में, अगर सिमिलर एटम के बीच में, आपका सिमिलर एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, तो वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल है। अगर डिसिमिलर एटम के बीच में पाई बॉन्ड है तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि डिसिमिलर
O2 जब आप लिख रहे थे CO2, तो CO2 में पाई बॉन्ड डिसिमिलर एटम के बीच में, सी के रो के बीच में। मैंने कहा अगर सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, सी के बीच में, सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल है। बट यहां CO2 आपका इलेक्ट्रोफाइल था। अब अब आपके पास सामने क्वेश्चन है उधर, इसे हटा दूं। अब आपके सामने मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। गिरगनार्ड रिएजेंट के बारे में देखियो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ये गिरगनार्ड रिएजेंट है, यहाँ Mg लिखा, Br लिखो, चाहे Cl लिखो। मैं क्या कह रहा हूं, इस पे चार्ज मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, इस पे चार्ज नेगेटिव लिख रहा हूं। गलत है या सही है? ये बात गलत है, क्योंकि मेटल्स के पास कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। मेटल कहती है उनको जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की होती है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स लेने की होती है। तो मैग्नीशियम तो मेटल है, हर किसी बंदे को पता है। तो मैग्नीशियम, यहाँ कार्बन के और Mg के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका, यहां वो थोड़ा सा किसकी ओर डिस्प्लेस होगा? कार्बन की ओर। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। Mg क्या है आपकी? मेटल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नेगेटिव साइट भी जनरेट होगी, पॉजिटिव साइट भी जनरेट होगी। तो क्या कहोगे सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो दोनों की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, और ये वाला पोर्शन, सॉरी, ये वाला पोर्शन तो आपका न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव चार्ज आया ना इस पे, और इस पे चार्ज पॉजिटिव आया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब आप ऐसे एसीटोन में जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, और किसी बंदे को पता कि पोलर बॉन्ड है जी सर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड आपका बना, जो आपका कार्बोनाइल बॉन्ड है, इसको अगर आप यहां से ऐसे डिस्प्लेस करते हो, तो डिस्प्लेस करने के बाद ये आपका O नेगेटिव हो गया, और C आपका कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। सर दोनों की तरह काम करेगा, एसीटोन इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। तो अब ये बस अब आपकी क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है सर, पता चल गया अब तो हर बात का, कि कौन दोनों की तरह काम कर सकता है, कौन अकेला केवल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोई गारंटी नहीं है कि हाँ वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी H3O प्लस आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सारी बातें सर ठीक है, हम याद रखेंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। बता दो बेटा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको याद रखना। इंडक्टिव इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपका, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट आपको। इंडक्टिव जो वर्ड आपका बना है, किससे बना होगा? आपने वर्ड सुना होगा फिजिक्स में, इंडक्शन। इंडक्शन किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्शन के दौरान एक, क्योंकि जहां भी कहीं TION आ जाता है लास्ट में किसी वर्ड में, वो प्रोसेस बन जाती है। इंडक्शन एक प्रोसेस है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस करंट होता है। तो इंडक्शन, आपने इंडक्शन से वर्ड क्या बना? इंडक्टिव वर्ड। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिखो। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड अकर्स बिटवीन, एंड अकर्स ड्यू टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे, एंड अकर्स ड्यू टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। द डिस्प्लेसमेंट, नई लाइन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, the displacement of sigma electrons along the chain of carbon atoms, along the chain of carbon atoms, along the chain of carbon atoms towards or
अवे द ग्रुप और अवे AWAY और अवे द ग्रुप और अवे द ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको ध्यान से देखना क्या लिखते हैं, कैसे लिखा आपको। देखिए बेटा, ये आपके पास चेन ऑफ कार्बन एटम्स है। यहां मैंने लिखा है ग्रुप, लिखा है कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। आपको पता सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड आपका। यहां मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहां खुद देखिए आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है टूवर्ड्स द ग्रुप। पहले मैं ग्रुप की ओर डिस्प्लेस कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू द चेन ऑफ कार्बन एटम। किसके दौरान होगा, किसके थ्रू होगा ये, चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की चेन्स के थ्रू होगा, थ्रू द चेन ऑफ कार्बन एटम्स टूवर्ड्स द ग्रुप। पहले क्या कह रहा हूं, टूवर्ड्स द ग्रुप, फिर कहूंगा अवे द ग्रुप, ग्रुप से दूर। अब ये ग्रुप की ओर कर रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, इसकी ओर कर रहा हूं, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस पे पार्शियल कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पे क्या किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ये बात याद रखनी है। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स ऑल्सो इंक्रीजेज। ये बात याद रखनी है कि जैसे ही यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन सी के और जी के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा ग्रुप की ओर डिस्प्लेस हुए, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी लगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, तो उसी टाइम ये क्या करेगा, ये अपने जो बैक में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनको थोड़ा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट यहां हो जाएगा। तो यहां डबल डेल्टा, जितना डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का यहां हुआ, फील करते हैं, ऐसा सोचते हैं, क्या उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, नहीं होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ Cl एटम अगर मैं जोड़ दूं, NO2 जोड़ दूं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला एटम होगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ, फिर यहाँ ट्रिपल डेल्टा, लेकिन यहां पर और कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, उससे कम डिस्प्लेसमेंट, उससे कम डिस्प्लेसमेंट। तो तीसरे कार्बन पर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ कि वो तीसरा कार्बन क्या कहता है, चल छोड़ यार, मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, चल छोड़ो जाने दो यार, मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो यहाँ क्या कहेंगे, नो डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट टिल द थर्ड कार्बन। कहां तक होगा, थर्ड कार्बन तक होगा। थर्ड कार्बन के बाद फिर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं फिर यहाँ, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई क्या बात, अगर ग्रुप की ओर हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट। अगर ग्रुप है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कह रहे हैं। इसके जस्ट उल्टा लिखो इसके नीचे, पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पे चार्ज नेगेटिव आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये तो पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब इसकी ज्यादा होगी। अब ये कह रहा है चलो यार इसके पास काफी पैसा है, ले लो थोड़ा सा इसमें से, ले लिया थोड़ा। यहाँ ट्रिपल डेल्टा, ये क्या कहेगा, यार मेरा इतना नहीं, मेरे पास इतना नहीं। तो फिर यहाँ क्या कहोगे, नो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, इसे क्या कह देंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कह देंगे। सारो फटाफट।
हार्ड स्पीड ज्यादा नहीं है? है? अच्छा अच्छा। वैसे ज्यादा ही स्पीड में पढ़ना चाहिए। 2G कहाँ रह गया, अब जमाना 2G का, तो 5G चल रहा। क्योंकि फिर वो स्पीड में, कम स्पीड में फिर सिलेबस नहीं होता ना पता। करें आप, खैर। जान लगा मैं पूरी, सोना कम कर दो, 4 5 घंटे बहुत होता है सोना, 5 घंटे सो, जम के पढ़ाई पूरी जितनी कर सकते हो उतनी जान लगाओ ज्यादा से ज्यादा। स्टूडेंट लाइफ में कुछ नहीं सोना होना होता है, जो मना है वो खाओ और जितना कम से कम सो, लेकिन पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा। जो या क्या याद रखना है सर, आप ना किसी एक इफेक्ट वाले ग्रुप याद रख करा दो बस। बाकी जो बचेंगे वो सारे दूसरा दूसरे टाइप का इफेक्ट शो करेंगे, है ना। तो एक याद कर लिया करते हैं, बाकी जो बचेगा वो दूसरा शो करेंगे। तो आपने लिखना, हेडिंग लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। क्लियर कर दें, चलो। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लिखा, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स लिखे आप। एक लिख लिया करते हैं, बाकी जो जितने भी तुम्हारे सामने आएंगे वो सारे क्या है, 200 इफेक्ट शो करेंगे। सबसे ज्यादा अगर आपका है तो CH2 नेगेटिव, उसके बाद NH नेगेटिव, उसके बाद O नेगेटिव, COO नेगेटिव, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल ट्वाइस, CH, CH3, CH2, उसके बाद फिर आपका CH3, उसके बाद आपका D, और सबसे लास्ट में H पर जब आप आ जाते हो तो H का मतलब है नॉन डिस्प्लेसमेंट। अगर CH बॉन्ड लिख रहे हो तो CH बॉन्ड में आप कहोगे नो डिस्प्लेसमेंट, यानी तो एक एज ए रेफरेंस बॉन्ड है। CH बॉन्ड की जब आप बात करेंगे, यहाँ CH बॉन्ड में यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स सिमिलर है, सेम है दोनों की। माइनस आई इफेक्ट में भाई जो भी कुछ आपका बचे हैं वो सारे ग्रुप किस में लिख देंगे आप, माइनस करके लाएंगे सिक्वेंसली। NH3 प्लस हो, चाहे आपका NO2 हो, चाहे आपका SO3H हो, चाहे आपका OH है, चाहे आपका CN है, चाहे आपका OCH3 है। ठीक है भाई, जितने भी हैं सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लाने हैं आपको सारे के सारे। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर इफेक्ट ग्रुप, उनको सबको करके ला। ठीक है। फिर आप ट्रिक बताएंगे फिर हम आपको कल कि कैसे याद करते हैं, ट्रिक से कैसे याद करते हैं। जैसे मैंने प्लस आई इफेक्ट वाले सारे लिखे, ऐसे ही माइनस आई इफेक्ट वाले सारे इकट्ठे करके लिखे, और फिर आपको ट्रिक बताते हैं कि हाँ कैसे याद रखते हैं। क्लियर कर दें। डी के बाद एच है, डी ड्यूटीरियम, और एच आपका हाइड्रोजन। एच मैंने सर्कल में इसलिए बंद किया कि वहां का ये कोई इफेक्ट नहीं शो करने का। एच, एच पे जाके तो इफेक्ट आपका फिनिश होगा। और एच से ज्यादा अगर है प्लस आई इफेक्ट हो तो ड्यूटीरियम का है। ड्यूटीरियम से ज्यादा अगर किसी का है तो ट्राइटियम, टी का है। टी, ट्राइटियम, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, एच डी एंड टी। नेक्स्ट लिखो फटाफट, नेक्स्ट लिखो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बस एप्लीकेशन लिखा, पढ़ तो इंडक्टिव इफेक्ट रही है, एप्लीकेशंस लिखो। लिखते हैं, नंबर 1 है
पहला एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, माइनस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये दो बात आपको याद रखनी। प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को घटाता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाता है। ऐसे कैसे सोचते हैं, देखिए पॉइंट, अगर यहाँ आपके पास एक फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, दूसरा आपका एसिटिक एसिड है, तो यहाँ H क्या कहा आपसे, H कहा कि H तो सर कोई इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, ना प्लस आई करेगा ना माइनस आई शो करेगा। फिर अब से लिखवाया कि CH3 जो शो करता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे कर रहा है ये आपको सोचना है। क्या कैसे करता है सर, ये तो बताइए आप। ऊपर फॉर्मिक एसिड है, नीचे आपका एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड आपका मोर एसिडिक है, एसिटिक एसिड आपका लेस एसिडिक है। तो आपको कहना कि सर इसना पहले आप आयनाइज करिए, आयनाइज कर दिया, ठीक है भाई। H प्लस आयंस रिलीज कराइए आप, H प्लस आयंस रिलीज करा दिया, ये आपका H प्लस आयन बना। और यहाँ CH3 CO O नेगेटिव, H आपका पॉजिटिव। फिर क्या कहते हैं, आपको याद रखना है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एन एसिड एनायन। एसिड से जो एनायन मिला उसे क्या कहते हो आप, एसिड एनायन कहते हैं। इसे क्या कहते हो, एसिड एनायन कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो एसिड एनायन है ये मोर स्टेबल है, ये एसिड एनायन लेस स्टेबल है। आप कहोगे सर कैसे, ये एसिड एनायन मोर स्टेबल है, ये एसिड एनायन लेस स्टेबल। मैंने कहा एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। पहले इधर देखो, एक बात बताऊं, ये मैंने यहाँ फिनॉल लिखा है, फिनॉल एसिडिक होता है नहीं, पता है सबको एसिडिक होता है। ये मैंने एसिटिक एसिड लिखा, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है या एसिटिक एसिड, वो कैसे पता चला। फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा एसिड होगा। अभी मैंने क्या आपसे क्या कहा कि सर ये जो आपने दो एसिड इधर लिखे ना, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हमें इनको देख के नहीं पता चलेगा। इनसे H प्लस आयन लिया, प्रोटॉन देंगे, प्रोटॉन देने के बाद जो एनायन बनाएंगे उस एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करना। अब आप कह रहे कि सर ये ज्यादा स्टेबल हो गया, अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो ज्यादा एसिड फिनॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा का हो गया। आप ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाएंगी सर, ये तो कहोगे ना। आपने कहा एक तरफ तो कहा आपने सर एसिटिक एसिड मोर एसिड देन द फिनॉल, फिर आप कह रहे कि सर जो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बना है वो मोर स्टेबल है। अगर फिनॉल का कॉन्जुगेट, अगर फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है एसिटेट आयन से, तो फिनॉल तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो है आपका है एसिटिक एसिड मोर एसिड देन द फिनॉल। आप क्या कहोगे, अक्सर देखते हैं, ये बात आगे पढ़ेंगे जब हमें पता चलेगी, लेकिन अभी यहाँ पढ़ा हुआ है थोड़ा 12th में आप लोगों ने, कि जब इसकी स्ट्रक्चर, जब इसका रेजोनेंस देखते हैं, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं, तो ये पेयर यहां से यहां जाता है और ये पेयर यहां से यहां जाता है। तो इंटरेक्शंस जो हो रहा है, जो कॉन्जुगेशंस बन रहा है, वो नेगेटिव चार्ज किस किस पे आ रहा है, O पे और C पे, सेम एटम पे नहीं आ रहा। लेकिन जब आप यहां देखते हैं कि ये यहां से यहां गया और ये पेयर यहां से यहां गया, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, इसमें
डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम एटम पर हो रहा है, यहां भी O के पास, यहां भी O के पास। अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन द सेम एटम, देन दिस डीलोकलाइजेशन विल बी बेटर एंड द एनायंस विल बी मोर स्टेबल। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। यहां नेगेटिव चार्ज O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो अपना पेयर यहां C को दे रहा है। अब C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, C की हैसियत कम है, अमीर आदमी गरीब आदमी को दे रहा है पैसे, तो उनके बीच में ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो बेटर डीलोकलाइजेशन, बेटर इंटरेक्शन, तो ये मोर स्टेबल है। एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन की चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही पड़ी बनो, बट आप खुद देखो नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है, सी के और ओ के बीच में आ रहा है, यहां नेगेटिव चार्ज ओ ओ के बीच में ही आ रहा है, तो ये बेटर डीलोकलाइजेशन है, ये बेटर डीलोकलाइजेशन इसमें नहीं होगा। तो फिनॉल आपका लेस एसिड होगा और एसिटिक एसिड आपका ज्यादा एसिड। यहाँ क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है और ये यहां से यहां जाता है, तो इस डीलोकलाइजेशन में इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में किसी किस्म का कोई हिंड्रेंस जनरेट नहीं हो रहा, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। जब ये पेयर यहां से यहां जा रहा है और इधर से CH3 कह रहा हूं भाई मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा हूं, क्या ये इलेक्ट्रॉन अब भी उतने इजीली डिस्प्लेस हो रहे हैं जितने इजीली यहां डिस्प्लेस हो रहे हैं? क्योंकि यहां CH3 ने क्या कर दिया, हिंड्रेंस खड़ा कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उधर, हिंड्रेंस आ गया क्योंकि भाई मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, उधर से वो इलेक्ट्रॉन्स आने। तो डिस्पर्जन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना बेटर नहीं हुआ एसीटेट आयन में जितना बेटर आपका फॉर्मेट आयन में हुआ है। यहां ये आपका मोर स्टेबल है, ये आपका लेस स्टेबल है, तो इसलिए ये मोर एसिड है, ये आपका लेस एसिड है। तो ये बात याद रखना कि प्लस आई इफेक्ट किसी भी एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। प्लस आई इफेक्ट किसी भी एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है और एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी घटने पर एसिडिटी भी घटती है। तो सारा खेल प्लस आई इफेक्ट। यहां ये प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये मिथाइल इस डिस्पर्जन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इंटरफेयर कर रहा है। तो सोचो कर रहा है, उधर से कोई आ रहा है और एकदम इधर से कोई मैं कह दूं हाँ भाई कहां चला आ रहा है, इंटरफेयर हो गया। और कोई आ रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बड़े अच्छे से बिल्कुल। तो यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटरेक्शंस या कॉन्जुगेशंस जो हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बेटर डीलोकलाइजेशन यहाँ है, यहाँ बेटर डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो ये बात जो मैंने दो लिखवाई आपसे, ये आपकी समझ में आ गई क्या बात? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट आपको याद रखना है बस। प्लस आई इफेक्ट जहां भी कहीं नजर आएगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को घटाएगा। तो अगर यहां आपके पास H सिंगल बॉन्ड C के साथ H है, ये H है और ये COOH है, ये सबसे ज्यादा एसिड है। अब मैं 1 बाय 1 करके इन H को डिस्प्लेस कर रहा हूं किससे, CH3 के द्वारा। अब यहां CH3 लिख रहा हूं, फिर ऊपर नीचे आपका HEH COH। तोहीद आपकी समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा या नहीं आ रहा बेटा? चला गया क्या तोहीद है? बाहर जा लिया? ओ यार जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट वाले मिथाइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एसिडिटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट वाले मिथाइल ग्रुप की नंबर बढ़ेगी एसिडिटी घटेगी। क्यों एसिडिटी घटेगी? क्योंकि जो सारा एसिड एनायन बनेगा ना उसकी स्टेबिलिटी घटेगी, उसकी स्टेबिलिटी। यानी कोई भी मिनरल एसिड को छोड़कर कोई भी ऐसा एसिड नहीं है जो H प्लस आयन देने के बाद एनायन बना रहा हो, एनायंस रेजोनेंस शो ना करता हो। नहीं तो यहां फिनॉल के पास भी H है और उधर एल्कोहल, अगर वो बात होती तो फिर एल्कोहल को भी आज हम एसिड में पढ़ रहे होते, बट ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर होगी क्या? याद रखेंगे इसको। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगी, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी नहीं, माइनस आई में बढ़ेगी।
माइनस आई में बढ़ेगी और प्लस आई में घटेगी, बस ये बात याद रखें। अगर यहाँ मैं CL करता चला जाऊं, CL जो शो करेगा आपका वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। याद रहेगी ये बात। क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे बीच बीच में, आपको 20-30 क्वेश्चंस के सीट्स में देता रहूंगा, उन्हें लगाते रहिए और बताइए फिर किसके कितने ठीक हुआ करेंगे। आगे चलते, नेक्स्ट दूसरा एप्लीकेशन है बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। याद रखनी है बात, प्लस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एमाइंस इन गैसियस फेज, एमाइंस इन गैसियस फेज की बात कर रहा हूं। एमाइंस इन गैसियस फेज, ठीक है। यहां ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली आई इफेक्ट डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। इतने आराम आराम से पढ़ाते हुए मुझे नींद आनी शुरू हो जाए असल में। ओनली ओनली इंडक्टिव फैक्ट डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। ये बेसिसिटी ऑफ एमाइंस केवल इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा। यहां पर आपके पास ये H अमोनिया हुआ, R एल्काइल ग्रुप है, H एटम है तीनों जगह, एक R प्लस आई इफेक्ट, 2R प्लस आई इफेक्ट, तीनों R प्लस आई इफेक्ट। ये तब है गैसियस फेज में अगर एमाइंस हैं, तो गैसियस फेज में आपके एमाइंस हैं तो सारे के सारे प्लस आई। देखो यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन ये वाला इसको दे रहा है, ये दो साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एल्काइल ग्रुप, ये आपके तीन साइड से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से नाइट्रोजन पे है? सबसे लास्ट वाले पे। ये आपका अमोनिया है, हर किसी बंदे को पता है कि अमोनिया है। ये आपका 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, ये आपका 3 डिग्री अमाइन है। तो जैसे जैसे एमाइंस की डिग्री बढ़ी वैसे वैसे बेसिसिटी भी बढ़ी। लेकिन ये कब कंडीशंस कब होगा? अगर एमाइंस गैसियस फेज में होंगे तब। वहां क्वेश्चंस कभी कभी एमाइंस के ब्रैकेट में जी लिख देते हैं और आप उस बात को ध्यान से पढ़ते नहीं कि ए क्या हो, यानी एक्वस लिखा हुआ है या गैसियस लिखा हुआ, तो क्वेश्चंस गलत हो जाता है। ये ध्यान से देखना होता है कि एमाइंस के ब्रैकेट में गैसियस लिखा हुआ है या एक्वस लिखा हुआ है। अगर एमाइंस गैसियस फेज में है तो मैंने क्या लिखा? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। अब क्या लिख रहा हूं देखो, दूसरी बात क्या लिख रहा हूं, दूसरी बात देखो क्या लिखता हूं। इफ एमाइंस आर इन एक्वस फेज, इफ एमाइंस आर इन एक्वस फेज, अगर एमाइंस एक्वस फेज में है, देखो ध्यान से यहां पर, यहां क्या लिखा था मैंने? एमाइंस किस में थे? गैसियस फेज में। यहां एमाइंस किस में है? एक्वस फेज में। नाउ आई इफेक्ट एज वेल एज स्टेरिक इफेक्ट, दो बात याद रखनी है। यानी आई इफेक्ट एज वेल एज स्टेरिक इफेक्ट,
डिसाइड डिसाइड द बेसिसिटी decide the basicity of amine decide the basicity of amines। देखो बेटा ध्यान से क्या कहा मैंने, क्या लिखवा है देखो। अगर एमाइंस गैसियस फेज में है तो एमाइंस की जितनी ज्यादा डिग्री होगी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर एमाइंस आपके एक्वस फेज में है तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इफेक्ट बेसिसिटी को बढ़ाएगा। साथ ही साथ उसको हमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखना है। स्टेरिक हिंड्रेंस लग जितना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट लगेगा उतना ही बेसिसिटी कम हो जाएगी। अब आप समझो स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या, ध्यान से देखो और स्टेरिक हिंड्रेंस को समझिए आप क्या होता है। मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर अमोनिया बेटा। अमोनिया ने कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स यानी नहीं मिल रहे, केवल एन के पास अपना पेयर है। मैंने यहाँ लिखा CH3, ये H है तो ये H है, ये प्लस इफेक्ट शो कर रहा है इसे। फिर दो CH3 लिखे आपने, एक CH3 ऊपर और ये नीचे आपका। उसके बाद आपके पास CH3 तीन जगह आपने लिखे, यानी 3 डिग्री एमाइंस आपने लिखा। देखो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि 3 डिग्री एमाइंस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। कैसे स्टेरिक हिंड्रेंस है ये आपको देखना है। इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की जब बात करता हूं, C लिखा, C के साथ H एक यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, C के साथ एक H ऐसे लिखा, एक H ये लिखा तो एक H ये लिखा, और एक H यहाँ पे इसके साथ ये लिख दिया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है, रास्ता है। स्टीयर नहीं कर रहे ज्यादा, यानी बस एक मिथाइल ग्रुप इतना यहाँ तक हो गया, दूसरा मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ तक हो गया, तीसरा एच एटम आपका छोटा हो गया, तो रास्ता निकलने का है। लेकिन अब 3 डिग्री अमाइंस की बात करता हूँ। 3 डिग्री अमाइंस पे एक आपका H, एक मिथाइल ग्रुप आपका टेट्राहेड्रली H आपके रीअरेंज होंगे, ये ऐसे आपके रीअरेंज हुए। एक आपका H यहाँ तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, तीनों मिथाइल ग्रुप है, क्या कर रहे हैं, स्टीयर कर रहे हैं किसको, नाइट्रोजन को। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी के पास है तो किसके है, 3 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के पास है। हर किसी बंदे को पता है सर इसके पास प्लस आई इफेक्ट वाले 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो 3 डिग्री अमाइंस में है। लेकिन जब उसी के साथ मैंने कहा स्टेरिक इफेक्ट के बारे में भी सोचो बेटा, एक मिथाइल ग्रुप ऐसे रीअरेंज हुआ, दूसरा ऐसे रीअरेंज हुआ, तीसरा ऐसे अरेंज हुआ, तो तीनों मिथाइल ग्रुप ऐसे अरेंज हो रहे हैं। तीनों मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को स्टीयर कर रहे हैं, घेर रहे हैं इसको। तो तीनों मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को घेरे हुए हैं। तो जब घेरे हुए हैं तो इस पेयर को निकलने का रास्ता नहीं है, और जब तक पेयर डोनेट नहीं किया जाएगा तब तक उसको बेस कैसे कह, देखिए बेस होगा। बेस हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, एसिड इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर होते हैं। तो ये है तो इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट डोनेट करने का कहीं रास्ता नहीं है। तो जब डोनेट करने का रास्ता नहीं है, मान लीजिए कोई अमीर है, पैसा बहुत है, चैरिटी नहीं कर रहा, तो उसे अमीर थोड़े मान लेंगे कि अमीर है। जो चैरिटी करता है उसको माना जाता है यार ये तो बहुत चैरिटी करता है, बहुत ज्यादा अमीर है। तो इसके पास पैसा है तो इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा है 3 डिग्री अमाइंस के पास, पर देने के लिए रास्ता कहीं है नहीं, तो बेसिसिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो अगर देखते हो प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट ने तो इसकी बेसिसिटी क्या करनी चाहिए थी, बढ़ानी चाहिए थी। बट स्टेरिक इफेक्ट क्या कर रहा है, बेसिसिटी को घटा रहा है। यानी प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कहीं स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है तो स्टेरिक इफेक्ट बेसिसिटी को कम कर दे। तो सबसे ज्यादा जितना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा बेसिसिटी उतनी कम होगी। तो फिर आपको याद क्या कर लिया करते हैं, अगर अच्छा ठीक है सर इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट है तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन लर्न कैसे करें इसको। तो लर्न करने का तरीका क्या होता है उसको देखते हैं बस आप। यहां पर आपको याद रखना ऐसे ही है, तो आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो नंबर याद रखो 213 है, आप इस टाइप से। ये मिथाइल एमाइन का केस है, यानी आर जो आपका यहाँ क्या लगाया आपने, ये मिथाइल लगाया है बेटा। अगर मिथाइल की जगह आप इथाइल लगाएं, हो सकता है ना मिथाइल की जगह इथाइल लगा दें, C2H5 लगा सकते हो, जहां जहां मैंने बॉक्स में मिथाइल बंद किए वहां वहां क्या लगा सकते हो, इथाइल लगा सकते हो। अगर इथाइल का केस होगा तो फिर क्या कहेंगे, तो
3 और फिर आपका 1, फिर आपका अमोनिया। अगर आप मिथाइल इथाइल लगा देते हैं, हाँ अगर आप आइसोप्रोपाइल लगाएं, आइसोप्रोपाइल आपका क्या हो जाता है CH3 होल ट्वाइस CH, ये है। अगर आप चौथा केस आपका बन सकता है, अगर आप टर्सरी ब्यूटाइल कर दें, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल, आपको देखना है जहां मैंने बॉक्स में ये बंद किया है, यहाँ मिथाइल लगाएं, इथाइल लगाएं या आइसोप्रोपाइल लगाएं, टर्सरी ब्यूटाइल लगाएं, तो अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगाने पर बेसिसिटी भी अलग अलग हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ इस केस में सबसे ज्यादा बेस अगर होगा तो फिर आपका अमोनिया हो। तो इसमें जो हायर होगा उसमें भी लास्ट वाले लगेगा सर, इससे हायर वाले मतलब ब्यूटाइल, और अगर बड़ा होगा तो भी फिर ये लास्ट लास्ट वाला ही, उसको बस लास्ट वाला ही फॉलो करेगा। क्वेश्चंस लिखो बेटा। एक मिनट। हो गया क्वेश्चंस लिखो। arrange in the increasing order of basicity, arrange in the increasing order of basicity of the following amines, arrange in the increasing order of basicity of the following amines। ये 3 एमाइंस लिख के मैंने तीनों को बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे कम कौन है, ए बी सी आपके ये लिखे हुए 3 एमाइन, तो आंसर में जो सबसे कम लगता है उसको सबसे पहले लिखा हो, उससे ज्यादा फिर ऐसे लिखो। सबसे कम आपका ए, देखो भाई सभी इसके फेवर में है कि नहीं, इसका मतलब काफी कुछ याद है तेरे जो मैंने तुझे कहा था ना, याद है सारा। अच्छी बात। कितने नंबर आए थे तेरे केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 134। अरे की बात तो तेरे फिर 170 प्लस आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा ये अभी ये मैं थोड़ा बोल नहीं सकता अभी, है ना। बढ़िया आएंगे तेरे अब की बात, जहां जहां वीकनेस है, लेकिन बात होती है मेन डिस्कस करने की। अब बिल्कुल हेजिटेट कोई भी ना अपने दिमाग में रखता, जो जिस चैप्टर को पढ़ रहा है फटाफट फटाफट, सर ये कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, क्या हो गया, ये बताइए ये बताइए ये बताइए। तो इसको ही कहते हैं पढ़ाई। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम ना रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बातें पूछना, ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये कैसे कर दे। देखो इसने कैसे देख के बताया बेटा, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लिखते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं, एक लाइन में याद रखना है, एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमाइंस। एक लाइन याद रखनी है, एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमाइंस। अब आपने क्या सोचना, सर एलिफेटिक एमाइंस तो एक ही है इसमें, बीच वाला ये आपका एलिफेटिक है। उसके बाद आपका वो एरोमेटिक है,
ये भी एरोमेटिक है। तो आपने पढ़नी है ये छोटी छोटी बातें, मुझे पूछा करो बीच में, कोई जरूरी नहीं कि हाँ टॉपिक आप पूछने, आप पूछो कि हाँ एरोमेटिसिटी क्या होती है, सब एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करें आप, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? पाइरिडीन है, पाइरोल है पहले वाला। अगर एटम का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो वो पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। इफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड देन दिस पेयर एक्ट एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। तो ये जो पेयर आपका ये वाला पेयर है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पेयर है ये पाई इलेक्ट्रॉन है। और पाई इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं, डिलोकलाइज होते रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज नहीं होते, वो अपना एक जगह रहते हैं। हाँ, ये आपके पास कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है ही नहीं। देखिए क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, आपने पढ़नी है, बातें सारी लिखी हुई हैं। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड आपको देखते ही पता करना है। पहला बात होनी चाहिए कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड। ईच रिंग एटम शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। यहां हर किसी के पास sp3 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 है, क्योंकि कहीं पाई बॉन्ड ही नहीं है। तो प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन है ही नहीं, तो बीच वाला कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं। पहले वाला इस पे sp2 इस पे sp2 इस पे sp2 इस पे sp2, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये पेयर मैंने क्या कहा? पाई इलेक्ट्रॉन। और आपने क्या पता है, पाई इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन कभी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये बात आपको याद रखनी। तो इस पे भी हाइब्रिडेशन आपका क्या हो गया? sp2। सर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन है। और तीसरी कंडीशन है कंपाउंड शुड बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। चौथी कंडीशन है फॉलो द हकल रूल। हकल रूल क्या होता है? 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो हकल रूल को फॉलो करेगा, इंटीजर नहीं आती तो हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो 4n+2 बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6 हो गया। n बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो सर ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है। अब आपसे कोई पूछने लगे, देखिए ध्यान से, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? एक कोई कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन है। पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। पॉजिटिव चार्ज सेपरेट टू द सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड सेपरेट टू द सिग्मा बॉन्ड। यही होती है कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन आपकी यही होती। ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ किसमें? कॉन्जुगेशन में। तो ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, कल इसको लिखवाऊंगा, कल आते ही मेरे याद करा दीजिए एक बार। तो ये कल सारी कंडीशंस, क्योंकि पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एलिफेटिक है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये कल मुझे आप आते ही बताएंगे, मैं इसको एक बार अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि ये आधे पेज का है, इसको पॉइंट कराऊंगा, पॉइंट आउट, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, एलिफेटिक ये हुआ, ये सबसे ज्यादा, फिर इन दोनों में ये दोनों एरोमेटिक हैं। बट डिफरेंस क्या है कि सर ये तो है पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो रिंग में घूमते रहते हैं, वो तो अवेलेबल ही नहीं होंगे, वो तो किसी को डोनेट ही नहीं किया जाएंगे।
जब ये पेयर इजीली अवेलेबल ही नहीं हो रहा, किसी को डोनेट नहीं किया जा रहा, तो सबसे कम है जी सर बेस ये तो। इससे ज्यादा बेस कौन है? ये है, क्योंकि ये पेयर डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये डीलोकलाइज नहीं हो रहा रिंग के अंदर। तो इन दोनों पेयर में से कौन सा पेयर इजीली डोनेट किया जा सकता है? ये वाला पेयर, इसलिए ये ज्यादा बेसिक है जी, सी। ए आपका बेसिक कम है, ए आपका कम बेसिक है और वो आपका ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो ये पॉइंट इस टाइप से आपको याद रखना। ठीक है जी, याद रहेगा ये तुम्हारे। चलो लिखो फटाफट, वैसे एक बार अभी लिखो, एरोमेटिक कंपाउंड लिखो, एरोमेटिसिटी लिखो आप, हेडिंग डालो एरोमेटिसिटी, 5 मिनट में हो जाएगा ये अभी। एरोमेटिसिटी, दोज कंपाउंड, those compound which satisfied the following conditions, which satisfied the following conditions are those compound which satisfied the following, which satisfied the following conditions are called aromatic compound. Conditions are called aromatic compound, and this property of the compounds, and this property of the compounds known as aromaticity, and this property of the compound known as aromaticity. क्या कहोगे? मान लीजिए किसी को झूठ बोलने की आदत है, क्या कहेंगे? तो इसकी प्रॉपर्टी है ना? क्या कहेंगे? तो इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसकी आदत है। अब किसी कंपाउंड्स के द्वारा इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना, और कंडीशंस लिखवाएंगे, उन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना है, क्या कहोगे? तो इसकी आदत है, तो इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ही, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्टिविटी जहां भी कहीं आता है, जैसे आ गया एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी मतलब ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, और कंडीशंस कौन सी है? कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। लिखो कंडीशंस, कंडीशंस आर, कंडीशंस आर कंडीशंस आर, नंबर 1, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, कंपाउंड should be cyclic and planar, compound should be cyclic and planar, each ring atom अच्छा बोल ही देता हूं, show the sp2 aberration, each ring atom show the sp2 aberration, compound should be fully conjugated, compound should be fully conjugated, compound should be fully conjugated, और लास्ट आपका कंपाउंड obeys the Huckel rule, compound obey, obey, obey the Huckel, Huckel, obey the Huckel rule, obey the Huckel rule, Huckel, Huckel rule। बस ये सब आपको देखते हैं, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन, हाँ ठीक है जी, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ये भी आपका नेफ्थलीन है, ठीक है जी, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा।
ये आपका पाइरोल है जी, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। पाइरिडीन है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ये भी एक कंपाउंड है, एरोमेटिक ही है। उसके बाद ये भी एक कंपाउंड है, ये भी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। अब ये भी एक कंपाउंड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा हूं उन चारों कंडीशंस को। ये भी आपका एरोमेटिक है। खत्म कराते हैं, बाकी है ना।